हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं यूके के वीज़ा की प्रोसेसिंग टाइमिंग के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, यूके वीज़ा को अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो मैं उस बारे में आपको उसके बारे में बताऊंगा कितना टाइमिंग ये ले सकता है, क्या प्रोसेसिंग टाइम 2024 में चल रहा है, क्या क्या आपको परेशानी आ सकती है। तो आज हम बात करेंगे वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा एक छोटी सी गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं आपको यूके से जुड़ी जानकारी ऐसे ही देता रहूँ। तो भाई पहले सब्सक्राइब पे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीज़ा जो होता है 3 टाइप्स का होता है, जिसमें आपका रहता है स्टैंडर्ड सर्विस वीज़ा, प्रायोरिटी सर्विस वीज़ा एंड सुपर प्रायोरिटी सर्विस वीज़ा। अब मैं बता देता हूँ ये कैसे डिफरेंट है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम चलते हैं स्टैंडर्ड सर्विस। स्टैंडर्ड सर्विस वीज़ा का जो टाइमिंग रहती है वो रहती है आपकी 3 वीक्स फ्रॉम योर बायोमेट्रिक डेट। जिस दिन आपने अपना BFS में बायो कराया होगा, फिंगरप्रिंट्स वगैरह फ़ोटो क्लिक कराया होगा, पासपोर्ट अपना पासपोर्ट दिया होगा उनको, तो उस डेट से जो है ये 3 वीक्स लेता है। यानी आपको जो डिसीजन मिलेगा 21 वर्किंग डेज़ में मिलेगा। 21 वर्किंग डेज़ इसलिए क्योंकि ये 3 वीक्स में संडे और सैटरडे को काउंट नहीं करते हैं, ठीक। तो इसका जो मोस्टली टाइम रहता है, मैक्सिमम टाइम 21 वर्किंग डेज रहता है। विद इन 21 वर्किंग डेज आपको रिजल्ट मिल जाता है। मैंने देखा इस बार सितंबर 2024 में कुछ स्टूडेंट के स्टैंडर्ड फाइल में 3 डेज़ में भी वीज़े आ गए थे। 3 डेज़, 4 डेज़, 7 डेज़ ऐसे करके वीज़ा आ गए थे। ये तब रहता है जब एम्बेसी में रश नहीं होता, ठीक है। ये आपका जो है हमने स्टैंडर्ड वीज़ा क्लियर कर दिया। सेकंड आपका है प्रायोरिटी सर्विस वीज़ा। इसमें क्या रहता है, ये इसकी एक्सपेक्टेशन में थोड़ा कॉस्टली रहता है। स्टैंडर्ड वीज़ा से जो है कॉस्टली रहता है ये। इसमें आपकी ओवरऑल फ़ीस जो जाती है वो 1 लाख प्लस, इस टाइम महंगी कर दी है इन्होंने, 1 लाख प्लस रहती है। जिसका डिसीजन आपको, इसकी फीस नहीं जाती है क्योंकि इसका डिसीजन आपको विद इन 5 वर्किंग डेज़ में मिल जाता है। एंड ये 1 वीक लेता है आपका, ठीक है। अगर आपने फ्राइडे को अप्लाई किया तो आप सैटरडे संडे का दिन इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके बाद से मंडे से आपको जो है काउंट होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे तक जो है आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया प्रायोरिटी सर्विस का। अब ये आ जाते हैं सुपर प्रायोरिटी सर्विस। सुपर प्रायोरिटी सर्विस में आपका एक दिन के अंदर यानी 24 आवर्स के अंदर जो है आपका वीज़ा का रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये जो मैंने आपको तीनों वीज़ा की सर्विस बताई है, मैंने उनके लिए बताई जिनके केस नॉर्मल हैं, यानी जिनकी फ़ाइल पे एम्बेसी को कोई डाउट नहीं है, नो डाउट्स, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस। तो उनका जो है वीज़ा का रिज़ल्ट एकदम से आ जाता है, इस टाइम फ्रेम के अंदर आ जाता है। इस टाइम फ्रेम से ज़्यादा नहीं लेता, इस टाइम फ्रेम से कम में ही जो है आपका वीज़ा का रिज़ल्ट आ जाता है। तो मैं तो कहूँगा, अगर आपके पास ठीक अच्छा खासा टाइम है, आपकी यूनिवर्सिटी का टाइम है, सब कुछ है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप ये दोनों सर्विस ना ले करके आप जो है स्टैंडर्ड सर्विस पे जाएं। इससे आपका पैसा भी बचता है और ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। इसमें जल्दी वीज़ा आ जाता है। ऐसा नहीं है इसमें 21 दिन दे रखें तो 21 दिन में भी जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी प्रायोरिटी सर्विस के टाइम से भी पहले इसका वीज़ा आ जाता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया था ये नॉर्मल केसेस थे, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस थे ये आपके। अब हम चलते हैं नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड केस की ओर, जो नॉर्मल केस नहीं होते हैं। तो अब मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। अब यहाँ हम आ गए हैं नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड केस की तरफ, यानी NSF। इसका जो आपकी वीज़ा टाइमिंग रहती है, अगर आपने स्टैंडर्ड अप्लाई की है तो ये 128 डेज़ तक ले सकता है। इसका मैं आपको मेल दिखा देता हूँ, जो कि नॉन सेटलमेंट वाला मेल आता है। घबराए नहीं, 128 डेज़ मैंने वर्किंग डेज़ बता दिए, मतलब मैक्सिमम टाइमिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि 128 डेज़ में आए। इसका भी मैं अभी आपको सोल्यूशन बताऊँगा, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है वैसे। अब ये रहा आपका प्रायोरिटी टाइमिंग। उसमें आपका लेता है नॉर्मल टाइमिंग जो था आपकी 1 वीक थी, बट आपके पास NSF का मेल आ चुका है। दैट्स मीन कि आपका टाइमिंग जो है टाइम फ्रेम बढ़ जाएगा। अब आपका टाइम फ्रेम जो हो गया है 15 वर्किंग डेज़, यानी आपका डिसीजन जो आने वाला है वो 15 वर्किंग डेज़ के अंदर आएगा। अगर आपने सुपर प्रायोरिटी सर्विस ली थी तो इसका 7 डेज़ तक जो है आपका पहुँच सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड केस का।
तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है अगर आपका नोट स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, कुछ नहीं है। बस थोड़ा टाइमिंग का इशू हो जाता है, सबसे मेन चीज़। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो आपका टाइमिंग का इशू हो जाता है। अब इस केस में क्या क्या परेशानी आपको आ सकती हैं वो मैं दिखा देता हूँ। इस केस में आपका अगर आपको नोट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल रिसीव हुआ है, एनएसएफ का मीना मैं बता देता हूँ। नोट स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट मीन कि आपकी एप्लीकेशन को हम डायरेक्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगे। डायरेक्ट फॉरवर्ड का मतलब ये हो गया कि हम आपकी एप्लीकेशन को डायरेक्ट जो है अप्रूव नहीं करेंगे, हम इस पर प्रोसेसिंग करेंगे। थोड़ा हमें जो है इस पर विचार करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए थोड़ा समय चाहिए। वी नीड टू सम टाइम फॉर टेक डिसीजन ऑन योर एप्लीकेशन। ठीक, तो इसमें क्या केस हो सकते हैं, आपका बैंक वेरिफिकेशन का केस आ सकता है। यानी जो आपने फ़ंड शो किए हैं, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो आपको अपने जो है ट्रैवलिंग और लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने पड़ते हैं, आपकी फ़ीस के एक्सपेंसेस दिखाने पड़ते हैं कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है। तो वो उसको चेक करते हैं। उसको कैसे वेरीफाई करते हैं, इस शीफील्ड नाम से एक जो है उनकी ईमेल आईडी होती है शेफील्ड डिपार्टमेंट से। तो वो उससे जो है आपको मेल करते हैं, आपको नहीं, आपकी ब्रांच को, आपकी बैंक को मेल करते हैं। ब्रांच को कर सकते हैं, होम ब्रांच को कर सकते हैं, या सेंट्रल में भी मेल कर सकते हैं। फिर सेंट्रल आपको जो है ब्रांच में करेगा। तो आपसे मेरा एक ये रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास एनएसएफ का मेल आया है, नहीं भी आया है, ये नहीं जरूरी नहीं है नोट स्टेट फॉरवर्ड में ही बैंक वेरिफिकेशन करें, ये तो नॉर्मल है। मैंने एक आपको बता दिया है किस रीज़न से ये आ सकता है। ठीक है, तो भाई अपनी बैंक से कांटेक्ट करें और बैंक को बताएं भाई ऐसे ऐसे केस है, और वो मेल पे ध्यान दें। अगर मुझसे रिलेटेड कोई भी आपका GWF नंबर डाल सकते हैं वो, कि भाई ये GWF नंबर से ऐसे ऐसे कितना फ़ंड है, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं। आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। उनके पास आपका फ़ोटो तक का होता है जो आपने BFS में कराया था। ठीक, तो आपने ब्रांच के कॉन्टैक्ट में रहें वीज़ा अप्लाई करने के बाद। सेकंड चीज़, आपके इंटरव्यू के चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं अगर आपके पास नोट स्ट्रेट फॉरवर्ड का ईमेल आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरव्यू आएगा ही, बट बी प्रिपेयर्ड। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। वो सिर्फ आपसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, आप ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, दूसरी क्यों नहीं की, वाई यूके, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आपकी जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। आपने फ़ीस कितनी जमा की, आपकी मतलब पूरा ओवरऑल जो है आपका एक्सपेंसेस क्या है, ये सब नॉर्मल रहता है अकोमोडेशन वगैरह का। ठीक, और तीसरी चीज़, आपके वीज़ा डिले मतलब तीसरा रीज़न आपका ये नोट स्टेट फॉरवर्ड आने से आपके वीज़ा का जो एक्सपेक्टेशन टाइम होता है, जो आपका डिसीजन का एक्सपेक्टेशन टाइम होता है, वो बढ़ जाता है। 5 वर्किंग डेज़ का आपका पता नहीं 15 दिन 20 दिन कितना टाइम ले जाए भाई, ये तो देखो नॉर्मल होता ही है। और ये कब होता है, मैंने देखा मोस्टली पता है जब एम्बेसी में रश बढ़ जाता है। जब एम्बेसी में रश बढ़ जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, बचने के लिए ना, थोड़ा फाइलों से बचने के लिए उन्हें एनएसएफ में डाल देते हैं, नोट स्ट्रेट फॉरवर्ड में जो है डाल देते हैं, जिससे आप उनको परेशान ना करें। क्योंकि अगर उन्होंने आपकी फ़ाइल नोट स्ट्रेट फॉरवर्ड में डाल दी तो आप उन पे जो है उनका टाइम फ्रेम एक होता है, जैसे ना अब आप स्टैंडर्ड वीज़ा का टाइम 21 डेज़ है, तो आप 21 डेज़ बाद उन्हें इंक्वायरी करते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए वो क्या करते हैं, एनएसएफ का मेल डाल देते हैं, जिससे आप उनको बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उनके टाइम फ्रेम के बाद ही कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है अगर आपके पास सब जेन्युइन है सारी चीज़ें, अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो भाई कोई परेशानी आने वाली नहीं है। अगर आपका वीज़ा डिले हो रहा है तो मैं तो कहूँगा आप परेशान ना हो। जिन बच्चों ने अप्लाई कर दिया है और उनका डिले हो रहा है, अभी मेरे पास मैसेज आते हैं कि हमारा बैंक वेरिफिकेशन भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं आया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, डिसीजन बन जाता है लेकिन आपके पास तक पासपोर्ट नहीं पहुंच पाता। तो आपको क्या करना है, एक पेड इंक्वायरी करनी होती है। पेड इंक्वायरी का भी वीडियो मेरे चैनल पर है, वो जाकर आप देख सकते हैं। पेड इंक्वायरी करने के लिए 200-300 रुपये उसकी इंडियन फ़ीस होती है। 2 या 3 पाउंड 2.9 पाउंड के अप्रोक्सीमेट जो है यूके का जो उसका चार्ज है वो जाता है। तो आप उसको चार्ज पे कीजिए और मे बी जो है वहाँ से आपको यही मेल रिसीव होगा कि आपका डिसीजन या तो अवेटेड कर देंगे या डिसीजन जो है मेड होगा। अगर अवेटेड का आता है तो आप उसी पे बिना फीस के रिप्लाई कर सकते हैं कि भाई मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, मेरा यूनिवर्सिटी का जो है ऐसे ऐसे इशू है, मेरा जल्दी से मेरा जो है डिसीजन बनाइए। इस तरीके से आप उनको मेल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या रहता है कि अगर इसके बाद भी अगर कुछ रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है तो भी फिर तो वेट के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वो तो जब उनको डिसीजन बना होगा वो तभी डिसीजन को जो है अपने तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस वीडियो को यहीं
एंड करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो या कोई भी आपको इशू हो, मींस कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जो है सबका आंसर देता हूँ, ठीक है। सबकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आप अगर आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है तो आप नीचे अपनी बायोडेट और क्या आपको NSF का मेल आया और NSF के मेल के बाद क्या रिस्पॉन्स आया, इंटरव्यू हुआ नहीं हुआ, जो भी है मतलब सब नीचे लिखें, सबकी डेट लिखें, कितने टाइम से जो है डिसीजन वेटिंग में है वो लिखें। मैं जितना मेरी नॉलेज में होगा मैं आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बट यार एक रिक्वेस्ट फिर से है, आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा है तो देख लेना, थोड़ा सा बस एक कष्ट कर करके सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को।